Hello, welcome officers. Welcome future bureaucrats. Welcome in 2026 also. So this is part 1 of 2024 exam. So in 2025 हमने देखा कि कैसे लेसन्स और लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे एग्जामिनर के माइंडसेट को एग्जाम हॉल में बैठ के प्रिडिक्ट किया जाता है और मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शंस आपके सही की साइड में टिल्ट होनी चाहिए और कैसे प्री क्वालिफाई होता है विदाउट एनी रिगरस रीडिंग। अगर आपके पास कम टाइम है फिर भी प्री क्वालिफाई होता है और मल्टीपल स्टूडेंट्स ये सब चीजें करते हैं। ओके, सो जो चीजें अब मैं आपको डिलीवर करूंगा, हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। सो वंस हमने ये सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, डेफिनेटली प्रीलिम 2026 हमारे लिए बड़ा गेम नहीं है और हम प्रीलिम 2026 को पार करके ही दिखाएंगे। और थ्रू आउट ये चीजें चलती रहेंगी, नए लेसन हम सीखते रहेंगे और इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमने एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है, उस सीखी हुई चीजों को हमने प्रीलिम में इम्प्लीमेंट करना है। ओके जी, शुरू करते हैं। दिस इज पार्ट 1 ऑफ 2026 2024 पेपर। सो सेट ए है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. Which one of the following is correct with respect to the statements? Statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explain the statement 1. Statement 2, 1 and 2 are correct. Statement 2 does not explain the statement 1. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. These are the options and the statement based simple question. Okay. Learn few things here. पहली चीज, क्या स्टेटमेंट 1 को, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट 1 को एग्जामिनर ट्वीक कर सकता है? Look, the atmosphere is heated more by terrestrial radiation than by इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इस चीज को इजीली ट्वीक किया जा सकता है। अगर स्टेटमेंट में इस चीज को ट्वीक किया जा सकता है तो एग्जामिनर करेगा। ओके, ऑल्दो एक सिंपल कंसेप्ट है, स्टिल अब मैं आपको रीजनिंग सिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं एक्चुअल। तो अगर कुछ नया डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो मोस्टली एग्जामिनर यही करेगा। अगर उसके पास स्कोप है चीजों को चेंज करने का, ट्वीक करने का, तो एग्जामिनर करता है। ओके जी। Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. We know long wave radiation क्या है? जो ये सोलर वेव्स हैं, ये सन है, सन सी वेव्स आई, अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक हुई और वापस जा रही है। जब तो ये सन से अर्थ पे आ रही हैं तो ये क्या है? शॉर्ट वेव। जब अर्थ से सन की ओर जा रही हैं तो ये क्या है? लॉन्ग वेव। So carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. बिल्कुल सिंपल थिंग है। Atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. This is the wrong concept. होगा क्या कि अर्थ क्यों हीट हो रही है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। एग्जामिनर के पास उसको ट्वीक करने का भी ऑप्शन था, एग्जामिनर ने कर भी दिया और एज सच एक सिंपल ज्योग्राफिकल फैक्ट है। हम नॉर्मल ज्योग्राफिक स्टडी करेंगे तो इस चीज के बारे में हम लोग अवेयर होते हैं। अंडरस्टैंड? मोर बाय देन बाय, इट मींस बी केयरफुल। अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं उसमें स्टेटमेंट में तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास है स्कोप उन चीजों को चेंज करने का। ओके जी। नॉर्मल स्टेटमेंट्स, एक्चुअल क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ये थी, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन बाय इनकम सोलर रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर ये गुड ऑब्जर्वर लॉन्ग वेव रेडिएशन के हैं, इसीलिए तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हीट कर रहा है एटमॉस्फेयर को। सिंपल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आना। डेफिनेटली हम लोग अटेम्प्ट लेंगे। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो हियर आवर ऑप्शन इज डी। Okay ji, understand? Should we move to the next? Consider the following statement. Statement 1, statement 2. Statement based question है. Thickness of troposphere
at the equator is much greater as compared to pole. At the equator, heat is transported to great height by strong convectional current. इक्वेटर के पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पर हीट को कन्वेक्शनल करंट मोर हाइट पे ले जाते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट सही साउंड कर रही है तो इट मींस इक्वेटर पे थिकनेस ज्यादा होगी। ओके जी, सो बोथ द स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है बिल्कुल जिस चीज को एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट वन को। ओके जी, सिंपल ज्योग्राफिकल फैक्ट कि हाँ स्टेटमेंट टू है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द कन्वेक्शनल करंट, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, बिकॉज ऑफ दैट the thickness of troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. Simple, and both the statement 2 बिल्कुल explain कर रही है statement 1 को। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। ओके जी, आ जाओ लैंग्वेज पे ही आ जाओ, कि खुद एग्जामिनर बोल रहा है कि इसके ऑप्शन एक से ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक इरप्शन से डेब्रिस निकलेंगे, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड। सो अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे है, इसमें सेल्फ डाउट करके इस क्वेश्चन को कभी गलत मत करके आना कि यार थाउजेंड्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, और कौन से वोल्केनिक इरप्शंस में आपको डाउट है कि यार इनमें से कुछ ना होता हो। अगर माइन्यूट अमाउंट में भी कुछ हो रहा है तो इट मींस एग्जामिनर का बना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बहुत ब्रॉड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे ब्रॉड और बिल्कुल फोकस्ड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ओके, ये बहुत ब्रॉड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है तो आंसर भी बहुत ब्रॉड ही लेना है। ओके, खुलेआम ऑल फॉर पे आना, डी पे आना। लास्ट ईयर 2025 में 50 के बाद के कुछ क्वेश्चन दिखाए थे ना कि कैसे अगर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऑल थ्री ऑल फोर ऐसे ही आ रहा था। अगर क्वेश्चन ब्रॉड होंगे, उसकी टोन आप पकड़ लोगे, डेफिनेटली ब्रॉड आंसर दोगे, यू विल कैरी मार्क्स, यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट inference and inferences from the isothermal map in the month of January. The isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. The presence of cold ocean current, Gulf Stream, North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder than the isotherm bend toward the north. अब रिमेंबर करो कि ये क्वेश्चन आपने किया नहीं है क्या, ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है जो सेट सी में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 77 ऑफ 2025 पेपर। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, सेम कंसेप्ट सेम मैप, उसी पे ही क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, इट मींस ये रेलेवेंस है कि 2025 का जो क्वेश्चन था वो 2024 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था, सेम कंसेप्ट पूछा जा चुका। सो करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही चीज है कि जो आइसोथर्म मैप है, नॉर्थ को डेविएट हो जाते हैं ओशियन में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हॉट करंट है ओशियन में, और लैंड पे साउथ को टिल्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि लैंड का टेम्परेचर है जो शार्पली डिक्रीज करेगा। लगा लो आप साइबेरियन लैंड लगा लो। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थन अटलांटिक ओशियन कोल्डर देन द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। अब आपको नहीं लगता कि कोल्ड की जगह हॉट हो सकता है? और किसको नहीं पता कि गल्फ स्ट्रीम और नदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड स्ट्रीम है या हॉट स्ट्रीम है? ये तो हॉट वाटर को लेके जाएंगी और टू द कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंग्लैंड। सो एक तो गलत फैक्ट पकड़ा गया। मेक द नदर्न अटलांटिक ओशियन कोल्डर क्यों बनाएंगे भाई? हॉटर बनाएंगी।
अगर होटल बनाएंगे तभी तो ये मैप में जो ये जो वेव्स हैं, ये मैप नॉर्थ की तरफ टिल्ट कर रहा है ओशियन में। क्यों कर रहा है? क्योंकि ओशियन करंट हॉट है, हॉट होने की वजह से ऊपर जा रहा है, लैंड मास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, इसलिए इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो घुमा दिया एग्जामिनर ने। ओके जी, सो बी केयरफुल कंसेप्ट है, ऑलरेडी रिपीटेड हो चुका है 2025 में, 2024 में भी इसको पूछ लिया है। सो इनका माइंड चल रहा है और पूछ भी बार बार जनवरी कर रहे हैं। इट मीन्स जनवरी का पूछ ले हैं कि ऊपर नदर्न कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ज्यादा, इक्वेटर से ऊपर। सो हेयर आंसर इज ओनली वन, बिकॉज स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। So move to the next question. Question number 5. Which of the following countries are well known as the two largest cocoa producer in the world? Algeria, Morocco, Botswana, Namibia, Cote d'Ivoire and Ghana, Madagascar and Mozambique. So अगर तो इस टाइप ऑफ के क्वेश्चन आते हैं, then attempt, otherwise you can leave it, because नॉर्मल ट्रैक करो कि कोकोआ कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकता है। कोकोआ के लिए थोड़ा वार्म वेदर या एटमॉस्फेयर चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री के क्लोज चाहिए। और जो कोकोआ इंडिया में भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये शेड में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट मीन्स साउथ इंडिया में कोकोआ प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वेटर के ऊपर थोड़ा सा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। ठीक है, हम शेड में कर रहे हैं कोकोआ का प्रोडक्शन, और थोड़ी रेन एक्स्ट्रा है केरला इस साइड, सो दैट इज वाई कोकोआ हो रहा है। इट मीन्स रेन भी 100 से 200 सेंटीमीटर्स के अराउंड होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आप मैच कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, देन टेक ए कॉल, अदरवाइज रिस्क मत लेना इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। बिल्कुल फैक्चुअल है। सो हेयर आंसर इज कोट द आइवरी एंड घाना। ओके, सम पीपल्स क्या क्या कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि जो बिल्कुल वियर्ड जो लगे ना कि वर्ड यार ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे कोर्ट दी आइवरी है, कि एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन सेट किया होगा तो उसने अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में पढ़ा होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज के एक ऑप्शन चार में सही है, तीन ऑप्शंस में उसने और बाकी सारी अफ्रीकन कंट्रीज को लेके आए, अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, घाना। ये सब सिंपल कॉमन नेम है। तो हाउ कॉट द आइवरी गॉट द एग्जामिनर अटेंशन? इट मीन्स ये चीज आंसर था, दैट इज वाई उसने एग्जामिनर का अटेंशन लिया, बाकी एग्जामिनर ने नॉर्मल आंसर बना दिया। बट स्टिल दिस इज काइंड ऑफ आई थिंक रिस्क टेकिंग। अगर आप जा रहे हो गुड साइड, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं, वहां पे आप 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो इजिली, और आप कॉन्फिडेंट हो कि आउट ऑफ विच 50 प्लस क्वेश्चन पे आप श्योर हो, देन डोंट टेक दिस रिस्क। ओके, हेयर क्वेश्चन इज कोट द आइवरी एंड घाना। ओके, so next question, map based question. With reference to the Himalayan river joining the Ganga downstream to Prayagraj from the west to east, which of the following are the correct sequence? ठीक है, so normally I am damn sure in this question that कि एंड में कोशी आएगी और उससे पहले कहीं गंडक आएगी। ठीक है, कि कोशी रिवर के बाद गंडक नहीं आती, तो स्टेटमेंट सी एंड डी totally wrong that for me. Then I have to decide it between statement A and statement B in the actual examination hall. So here is correct sequence is Gomti, Ghagra, Gandak and Koshi. So question simply पूछा गया है गंगा बेसिन से. So this is not the kind of difficult question. आप रिवर ड्रेनेज पढ़ रहे हो और उसमें आपको गंगा के बारे में नहीं पता, वन ऑफ द मेजर रिवर, आपको इंडस के बारे में नहीं पता, आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में नहीं पता, आप मिस्टेक्स कर रहे हो वहां पे।
फिर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली मैप रीडिंग करो, जो मेजर पोर्शन है उस पर वर्क करो। इसी को ही तो बोला जाता है 80:20 कि एक्सपेक्ट करो कि 80% क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो आएंगे मेजर एरिया से। सो फोकस ऑन अपनी एनर्जी को उसी 20% काम पे फोकस करो कि जिस पे मैक्सिमम आउटपुट निकले। सो गंगा के बारे में सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल फैक्चुअल था, कुछ भी नया नहीं था। मैप बेस्ड क्वेश्चन। ओके जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, 2, 3। याद है ना, भर भर के 1, 2, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। क्योंकि 2024 में एग्जामिनर ने दिखा दिया था कि भाई अगले साल हम ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। ओके जी। सेम ऑप्शंस भी हैं। बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, एंड एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। 2 and 3 आर करेक्ट, बस उनमें से एक कर रहा है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, नीदर 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके जी। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, सिंपल स्टेटमेंट है। ये क्या है? इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में इस चीज का जिक्र नहीं है कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एग्जामिनर ने इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन को कि रेनफॉल वन ऑफ द रीजन है इसकी वेदरिंग का, रॉक का। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द सोल्यूशन, ये वन ऑफ द रीजन है कि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है इन सोल्यूशन में। दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन रॉक वेदर हो रही है। और हमें पता है जो क्रास्ट की टॉपोग्राफी है, तो उसमें ये चीज हो रही है। उसमें वीक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह डिसॉल्व कर रहे हैं रॉक्स को। ओके जी। रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बिल्कुल जेनेरिक पॉइंट है, ट्रुथ है कि रेन वाटर कंटेन कर रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दैट इज वाई रस्ट होती है आयरन में, जिससे रॉक्स की वेदरिंग होती है। बिल्कुल बोथ द स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, और बोथ द ही स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रही हैं कि स्टेटमेंट 1 सही है। Both my statement 2 and 1 are correct, and both of them explain the statement 1. So be careful, think twice on the statement 1 कि यार ये सही होगी क्या नहीं। क्या कुछ थोड़ा सा भी ग्लिच लग रहा है चीजों में, थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो रही है? ओके जी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, Finland, Germany, Norway and Russia. How many of the above countries have the border with the North Sea? Okay. अब ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया ना कि कैसे एक ब्रॉड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि वल्केनिक eruptions है, उसमें से ये 4 गैसेस निकल रही हैं। अब ये एक काइंड ऑफ पॉइंटेड क्वेश्चन है कि भाई एग्जैक्ट नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज बताओ। तो इस टाइप ऑफ के क्वेश्चन का आंसर कभी भी ओनली फोर या ऑल फोर मत सोचना। हेयर एग्जामिनर वांट टू टेस्ट योर नॉलेज। पॉइंटेड क्वेश्चन में आंसर ऑल फोर नहीं होने वाला। पॉइंट किया है नॉर्थ सी के अराउंड कंट्रीज बताओ जो बॉर्डर कर रही है नॉर्थ सी। हेयर एक नॉर्थ सी रिलेटेड ही उसके कोई और सी होगा, उससे सराउंडेड कुछ ना कुछ कंट्रीज उठाई गई होंगी, दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया होगा। ओके जी। तो फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया। हेयर नॉर्थ सी, ये दो कंट्रीज नॉर्थ सी को सराउंडेड कंट्री है या बॉर्डर करती हैं, जर्मनी एंड नॉर्वे। फिनलैंड एंड रशिया, ये दोनों कंट्री बाल्टिक सी में है, बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। बताया था ना कि कैसे दो सी होंगे, उनको मिक्स करके एक क्वेश्चन बना लिया जाएगा कि दो वहां से उठाई जाएंगी, दो यहां से उठाई जाएंगी। तो हेयर आंसर इज जर्मनी एंड नॉर्वे, मैप बेस्ड क्वेश्चन, यूरोप से क्वेश्चन उठाया गया, और हेयर आंसर इज ओनली टू। ओके, डिफरेंस समझ आया ब्रॉड और नैरो क्वेश्चन में, फोकस्ड और पॉइंटेड क्वेश्चन में? ओके जी। नाउ वर्क करो कि नॉर्थ सी के अराउंडेड और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मिल जाएंगी, वो डेनमार्क मिल जाएगा, ब्रिटेन मिल जाएगा, बेल्जियम मिल जाएगा, वो कंट्रीज मिल जाएंगी। ओके।
ओके जी। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। अब याद करो 2025 में इस टाइप ऑफ के बॉक्स ऑफ में क्वेश्चन थे। ईडी टाइप क्वेश्चन था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रिलेटेड क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री से मैच करवाने वाला क्वेश्चन था। तो इस टाइप ऑफ के क्वेश्चन भी अब आ रहे हैं। हेयर इस टाइप ऑफ के क्वेश्चन में बी रेडी, ये 2024 में फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एग्जामिनर के पास 3 स्कोप बचते हैं एक ही स्टेटमेंट में गलत करवाने के, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन इज फैक्चुअल। यहां पे भी मिस्टेक कर सकता है, यहां भी, यहां भी। एग्जामिनर के पास बहुत स्कोप है इस क्वेश्चन को एज डिफिकल्ट बनाने का। क्यों डाले जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? क्योंकि उसने पेपर को टफ बनाना, बिल्कुल फैक्चुअल बनाया बनाया जाएगा पेपर, क्योंकि कट ऑफ नीचे रहे, एक कंट्रोल में रहे, कि जो हवा यूपीएससी बना हुआ है उसका हवा बना रहे। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इन द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच? वन, धुआंधार फॉल, रीजन मालवा एंड नर्मदा। हुंड्रू फॉल्स, छोटा नागपुर, सुबर्ण रेखा, गोरसप्पा, वेस्टर्न घाट, नेत्रावती। फर्स्ट थिंग, अगर तो पता है, नए क्वेश्चन में रिस्क लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना। स्टिल हिंट मिलेंगी क्वेश्चन में, बहुत एज कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि ये सिंपल ज्योग्राफी से सटे शुरू हुआ है। ज्योग्राफिकल रिलेटेड रिवर्स पे कौन कौन से फॉल आ रहे हैं और वो फॉल कौन से रीजन में है, उस टाइप ऑफ के क्वेश्चन है कुछ। ओके जी। क्या आपको पता है गोरसप्पा और जोग फॉल कौन सी रिवर पे है? ये शारावती रिवर पे है। तो ये अगर शारावती रिवर पे है, तो ये नेत्रावती यहाँ क्या कर रहा है? इट मीन्स स्टेटमेंट 3 गलत है। धुआंधार फॉल्ट बिल्कुल, वाटरफॉल बिल्कुल नर्मदा रिवर पे है। क्या ये मालवा रीजन में है? मालवा रीजन तो जो विंध्यास है उनके ऊपर का रीजन है। ये मालवा है, तो यहाँ से विंध्यास के नीचे तो मालवा खत्म नहीं हो रहा, बट ऊपर मालवा है। ये रीजन तो मालवा नहीं है, तो इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट को घुमा दिया थोड़ा सा। महाकुशाल रीजन था ये। ओके जी। सो ये मालवा नहीं था, ये दोनों सही थे। इसमें ये दोनों बिल्कुल सही है, ये रिवर का नाम गलत है। एज सच हुंड्रू रिवर सुबर्ण रेखा नदी रिवर पे ही है, हुंड्रू वाटरफॉल, और ये रीजन छोटा नागपुर में भी। दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आ रहा है तो करना, अदरवाइज बिल्कुल इजीली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेफ्ट करके आ सकते हो, बिल्कुल छोड़ के आना। ओके जी, हेर आंसर इज ओनली वन। नाउ अब इस पे नॉलेज गेन कर लो, कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आए तो हम लोग गलती नहीं करके आए। ओके जी। वन ऑफ द टाइप ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। So move on to the next question. Again, consider the following information: region, name of the mountain range, and type of the mountain. Here examiner के पास तीन तीन स्कोप है, तीन तीन स्कोप है गलती करने के करवाने के। Be aware for each and every point. Central Asia was just fold mountain. Europe Alps block mountain. North America Appalachian fold mountain. South America Andes fold mountain. अब इस चीज में मेरे को कोई डाउट नहीं है कि एप्लाचेन है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। अगर ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, तो एप्लाचेन रेंज कहीं यहाँ है, और ये फोल्ड माउंटेन के द्वारा ही बनी है। अगर ये साउथ अमेरिका है, तो एंडीज रेंज इस टाइप में एंडीज रेंज है इसमें। अब ये भी फोल्ड माउंटेन है, इस पे कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 कोई डाउट नहीं है।
क्या एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन बना के, जहां एग्जामिनर के पास इतना स्कोप है चीजों को गलत करवाने का, क्या वो कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेगा? क्या शांति से ऑल फोर बना देगा? बिल्कुल भी नहीं। टाइप ऑफ ब्रॉड क्वेश्चन है ही नहीं। एग्जामिनर के पास स्कोप है, एग्जामिनर उस स्पेस को यूज करेगा। ओनली वन हो नहीं सकता, 3 और 4 राइट है। ओनली 4 नहीं हो सकता इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर। सो गेट रेडी, आइडेंटिफाई करो कि अब इसमें कौन सा होगा। अगर किसी को ये पता है वोस्टर्स माउंटेन रेंज ये कहाँ है, देन कुछ बन सकता है। अगर ये पता हो कि यार अगर ये आल्प्स, क्या आल्प्स ब्लॉक माउंटेन ही है? अगर ये यूरोप बन रहा है तो आल्प्स रेंज ये है, क्या ये ब्लॉक माउंटेन है? बिल्कुल। अब एग्जामिनर के पास इन चीजों को भी ट्विक करने का चांस है। एग्जामिनर इनमें से भी कुछ चेंज कर सकता है, और माउंटेन रेंजेस में तो नहीं हो सकती चीज, क्योंकि ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेटरी है और इन दोनों पे फैक्ट को बेस किया गया है कि क्या क्या ये माउंटेन रेंज इसी रीजन में है और ये किस टाइप ऑफ का माउंटेन। सो एक अगर क्लू एग्जाम में मिले कि यार आल्प्स ब्लॉक तो नहीं है, ये तो फोल्ड है, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री है ना, टच हो रही थी इसलिए ये फोल्ड बने, जैसे अपने हिमालय बने, जैसे आल्प्स माउंटेन बने हैं। देन कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो सकती है, और इस टाइप के बॉक्स में कुछ बनेगा ना, तो एग्जामिनर चीजों को ऊपर नीचे बिल्कुल करेगा। हो सकता है ये फोल्ड नीचे आए और ये ब्लॉक ऊपर जाए, और ये रहेगा इसी बॉक्स में। कि ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर बिल्कुल ही उल्टी चीज डालेगा, नहीं डालते अमूमन। चीजों को ट्वीक किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाएगा। देन आल्प्स क्या है? फोल्ड माउंटेन है। अगर ये फोल्ड माउंटेन है तो वॉस्जेस भाई ब्लॉक माउंटेन होंगे। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट भी गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। सेकंड चीज, चेंजेस यहां हो सकते हैं। वॉस्जेस का रीजन ये फ्रांस के अराउंड है, फ्रांस में ये माउंटेन रेंज है। और फ्रांस किस में आएगा? यूरोप में। सेंट्रल एशिया में तो वॉस्जेस नहीं है। ओके। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन, बी रेडी, ट्राई करना, आंसर ओनली 2 पे आए और हम लोग नंबर गेन करके जाएंगे। एग्जामिनर इन सब के क्वेश्चन को बनाएगा, घुमाएगा, कोई बात नहीं, करने दो। ओके जी, थैंक यू। मैं ट्राई करूंगा इनको 10-10 क्वेश्चन के 10 सेट बनाऊं, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स है, लर्निंग्स है, लेसन्स है। मैं वीडियोस को और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सो दैट आप अपने टाइम से इन वीडियोस को एडजस्ट करके देख सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच। वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 10, और हमने 10 कंसेप्ट सीखे, 10 बार ट्राई किया कि एग्जामिनर कैसे सोचता है, और एक्चुअल एग्जाम हॉल में जब हम प्रीलिम देंगे तो कैसे एग्जामिनर के माइंडसेट को कैच करना है। ओके जी, और ये सब चीजें बैक होंगी अपनी नॉलेज के बेस पे। सो नॉलेज पे काम करते रहो, ये सब चीजें मैं आपके लिए इजी कर दूंगा। वी डेफिनेटली राउट टू दिस टाइप ऑफ प्रीलिम, बिकॉज मैंने 2024 में प्रीलिम क्वालिफाई किया और बड़े अच्छे नंबर से पास किया। जब प्रीलिम दे के बाहर निकला तभी समझ आ गया था कि भाई इस बार तो दबा के नंबर आएंगे, और वही हुआ। कि अगर आप तुम कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर बैठे हो तो फिर वो टेंशन नहीं लेनी यार, होगा या नहीं होगा, हमारा तो होगा, बाकी तुम लोग अपना हिसाब लगाओ। और आप मेरे साथ हो, हम सभी का होगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल मार्जिन से करेंगे, हम लोग 15-20 मार्क्स ऊपर जाके ही बैठेंगे।
क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर ही उस हिसाब से करवाऊंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।